यह कहानी हमें आगरा से आकांक्षा बहन ने भेजी है। यह उनका फर्जी नाम है और वह अपनी पहचान नहीं करवाना चाहती। उनका कहना है, मेरी यह कहानी सब तक पहुंचा दीजिए। वे कहती हैं, ऐसा सोच हर तीसरे घर में मिल जाएगा और जो जुल्म और सितम मुझ पर हुआ और किसी लड़की के साथ ना हो। शायद मेरी यह कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगी और ऐसी मुसीबत में आप अपनी जान छुड़ा पाओगे। चलिए कहानी आकांक्षा के जुबानी सुनते हैं। ध्रुवी घर की छोटी लड़की थी, लेकिन गरीब घर से संबंध रखती थी। कुछ वक्त बाद ध्रुवी का पति नौकरी के लिए कतर चला गया। सास ससुर ने ध्रुवी का फोन छीन लिया। सारा ससुराल ध्रुवी से बहुत बुरा सलूक करता था। सास ससुर दोनों ध्रुवी के पति को ध्रुवी की बुराइयां बताते थे। कुछ दिन के बाद ध्रुवी का प्रेग्नेंट होने का पता चला तो सास ने बेटे से झूठ कहा कि यह बच्चा ध्रुवी के किसी आशिक का है। पति अगले दिन बिना बताए गुस्से से वापस हिंदुस्तान आ गया, पर जो ही अपने सगे भाई को ध्रुवी से लड़के वाले खाते पीते घर के मालूम हो रहे हैं, वह रसोई में दाखिल होने लगी थी कि उसे अपनी बड़ी भाभी की आवाज सुनाई दी तो वह वहीं रुक गई। हाँ देखो तो उस ध्रुवी की बच्ची का कितना अच्छा रिश्ता आया है। छोटी भाभी ने भी जले दिल के फफोले फोड़कर कहा, हम तो यहाँ गरीब परिवार में फंस गए हैं, जबकि अपनी बेटी के लिए कैसा अच्छा घर ढूंढना है। छोटी भाभी के दिल की कड़वी सच्चाई उसकी जुबान पर मौजूद थी। ध्रुवी हैरानी से अपने भाभी को ताकने लगी। उसे तो कभी इन सब चीजों की चाह ना थी। उसके ससुराल वाले अमीर हो, उसको तो हमेशा यह ख्वाहिश थी कि लड़का अच्छा और शरीफ हो। उसकी माँ ने हमेशा उसके लिए यही प्रार्थना भगवान से करती थी। अब अगर लड़के का संबंध खाते पीते परिवार से था तो यह तो उसके लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात थी। वह चुपचाप रसोई में जाने लगी। सुनो, तुम क्या लड़के को पहले से जानती हो? उसकी बड़ी भाभी ने उससे पूछा तो वह चौंक गई। उसने ना में सिर हिला दिया। अच्छा, मुझे लगा शायद लव मैरिज वाली बात हो। उसकी भाभी शक्की शब्दों में बोली तो ध्रुवी के दिल को कुछ हुआ। ना भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लड़के को और उसके घर वालों को बिल्कुल भी नहीं जानती। यह रिश्ता मम्मी के सहेली के तरफ से आया है। उसने खामखा भाभी को सारे घर की भेद दे दी थी। कहीं वे जाकर भाभियों को ध्रुवी के बारे में कुछ गलत बातें ना करने दे। अच्छा दीदी, चलो बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है, धोकर रख दो। गर्मी बहुत है, मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। उसकी बड़ी भाभी कड़वे शब्दों में कहती रसोई से बाहर निकली तो छोटी भाभी ने भी अपनी जान छुड़ाते हुए उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। जबकि ध्रुवी ठंडी सांस भरते हुए रसोई में बिखरे बर्तनों को समेटने लगी। वह घर में सबसे छोटी थी। शक्ल वह सूरत की बहुत ही अच्छी लंबे कद की लड़की दुबली पतली थी। ध्रुवी देखने वालों को पहली नजर में ही भा जाती, मगर गरीबी उसकी खूबसूरती को अपने बस में कर लेती और उसकी खूबसूरती गरीबी के आड़ में छुपा लेती। उसके बड़े 3 भाई थे जो सब शादीशुदा थे। सबसे बड़े भाई की भी शादी हो गई थी, पर वह अलग रहता था और फिर दोनों भाई भी अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते थे। ध्रुवी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी और अपने भाइयों के बच्चे संभालती रहती थी। बाप के मौत के कुछ साल के बाद उसकी माँ भी इस दुनिया से चल बसी थी। ध्रुवी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी, जबकि उसकी भाभियों को तो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी। वह खुद घर पर राज करती थी, जबकि ध्रुवी को सारा दिन काम में उलझाए रखती थी। उसका बाप अच्छा कमाता था। उसने अपनी कमाई से ही तीनों बेटों की शादी धूमधाम से अपने पैसों से की थी, मगर ध्रुवी के माँ बाप के मौत के बाद उसके निकम्मे बेटे जो बाप की कमाई पर ऐश कर रहे थे, उनको नौकरी ढूंढनी पड़ी। जैसे तैसे करके उन्हें नौकरी तो मिल गई थी, मगर तनख्वाह बहुत कम थी। छोटे बच्चों के साथ बढ़ती महंगाई में गुजारा करना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। समस्याएं बड़ी खराब होती गई। परिवार ने भी मुंह मोड़ लिया था।
वैसे भी बाकी रिश्तेदार तो बेटों की शादी पर ही नाराज हो गए थे, क्योंकि उनकी अच्छी आवभगत नहीं की गई थी। उनकी भाभियों ने तो कहीं पर भी रिश्ता ना देखा था। मम्मी की कोई पुरानी सहेली अपने जानने वालों को ध्रुवी को दिखाने के लिए लाई तो उन लोगों को ध्रुवी पसंद आ गई थी। घर बहुत अच्छा था और लोग भी और परिवार भी शरीफ था। भाइयों ने ज्यादा छानबीन करना अच्छा भी नहीं समझा और बस बहन को विदा करने की ठान ली थी। भाभियों का बस चलता तो वह नंद को कभी विदा ना होने देती। आखिर घर के सारे काम के साथ उनके बच्चों की काफी हद तक जिम्मेदारी ध्रुवी ने संभाल रखी थी और अपने पति के फैसले के सामने उन्होंने अपने आप को चुप कर लिया था। नंद का बोझ सर से उतरेगा तो दोनों कम से कम अपने अपने घर का हिस्सा अलग कर लेंगी। भाभियां ध्रुवी से बेहद जलन किया करती थी। ध्रुवी इतने अच्छे घर में ब्याह कर जा रही थी, उसके आने वाली जिंदगी में ऐश ही ऐश लिखे गए थे। वह चेहरा बिगाड़े शादी की तैयारियों में बिजी थी। भाभियों से जो बन पड़ा उन्होंने किया। भाभियों ने बहन की शादी के लिए कुछ कर्जा उठाया और उसको घर से विदा कर दिया। ध्रुवी आंखों में ढेरों सपने लिए अपने ससुराल आ गई। ध्रुवी के ससुराल में सास ससुर के अलावा उसका एक जेठ और एक छोटा देवर भी मौजूद था। ध्रुवी फिलहाल घर की इकलौती बहू थी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी जेठानी घर में क्यों नहीं मौजूद थी, मगर कुछ दिनों के बाद उसे घर की नौकरानी ने बताया उसकी जेठानी नाराज होकर अपने मायके चली गई थी, बल्कि उसकी सास ने उसे लड़ झगड़ कर घर से निकाल दिया था। ध्रुवी अपने काम से काम रखती थी। नौकरानी की ज्यादा बातें सुनना पसंद नहीं करती थी। फिर भी नौकरानी उसके कानों में ना जाने क्या क्या बातें डालने की कोशिश कर रही थी। उसका कहना था कि तुम अपने आप को बचा कर रखना, तुम्हारी सास एक खतरनाक औरत है। ध्रुवी को तो ऐसा कुछ ना लगा था। वह अपनी सास का ख्याल अपनी माँ की तरह रखती थी, जबकि उसके पति का व्यवहार भी उसके साथ बहुत ही अच्छा था। ससुर अपने काम से काम रखते थे और अपनी ही दुनिया में टीवी और अखबारों में मगन रहते थे। उसका छोटा देवर अभी पढ़ रहा था, जबकि जेठ नौकरी पर चला जाता था, रात को ही घर लौटता था। सास ने सारे घर का काम ध्रुवी पर डाल दिया था। घर में साफ सफाई करने के लिए नौकरानी भी आती थी। उसका पति शादी के 3 महीने के बाद ही विदेश चला गया था। नौकरी के लिए पति के जाने के बाद ध्रुवी के सास के असली रूप का पता चला। ससुराल के माहौल का एहसास हुआ। पति के सामने उसकी सास उसका बहुत ख्याल रखती थी, मगर अब उसने सफाई वाली नौकरानी को भी घर से निकाल दिया था और सफाई का काम भी ध्रुवी पर डाल दिया था। ध्रुवी को वैसे भी काम करने की आदत थी और घर में भाभियों के बच्चे को संभाला करती थी, मगर यहाँ काम करने पर उसकी सास 100 तरह की नुक्स निकालती थी और उसको बातें भी सुनाती थी। ध्रुवी ने तो चुप्पी साध ली थी। वह क्या करती, सास के सामने जवाब नहीं देती थी। वैसे भी उसकी सास तेज तर्रार औरत थी। ध्रुवी अगर अपने सफाई में कुछ कहती तो वह आगे से और ज्यादा 100 बातें और नुक्स निकाल देती थी। ध्रुवी को कोई जवाब ना बन पड़ता। उसकी सास ने उस पर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया। ध्रुवी को खाना भी खाने ना देती और अपनी मर्जी से सब्जी उसकी प्लेट में निकाल कर देती थी, जो बहुत ही कम होता था। उसका पेट भी ना भरता था। भगवान ना जाने उसकी सास को उससे क्या बैर था। उसने ध्रुवी का फोन तक छीन लिया था ताकि वह अपने पति से बात ना कर सके। जब से उसका पति बाहर विदेश गया था, ध्रुवी की एक बार भी अपनी पति से बात ना होने पाई थी। फिलहाल उसके पति का फोन उसकी माँ के पास जरूर आया करता था, मगर वह अपनी पत्नी से बात करना पसंद ना करता और माँ की बातें सुनकर ही फोन बंद कर दिया करता था। ध्रुवी ने कई बार अपनी सास को अपने पति से उसकी बुराई करते हुए सुना था। वह हैरान थी, यह सब तो उसने किया भी ना था जो उसकी सास ने बढ़ा चढ़ाकर उसके पति को बताया था। वह अपनी सफाई में बहुत कुछ अपने पति को कहना चाहती थी, मगर उसे अपने पति से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। उसकी सास खुद बातचीत करके फोन बंद करके रख
देती थी, जबकि ध्रुवी उसकी शक्ल देखते रह जाती थी। ध्रुवी ने 2-3 बार कहा भी उसे अपने पति से बात करनी है और ढीठ बनकर अपनी सास के पास बैठी रहती, मगर तब भी उसने ध्रुवी की बात उसके पति से ना करवाई। ससुराल वाले ध्रुवी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। वह दिन भर कामों में जूझती रहती थी और रात को अपने कमरे में जाती तो अपने कमरे में बुलाकर सारी रात अपनी सेवा करवाती, लेकिन ध्रुवी को इससे कोई समस्या नहीं था। उसकी सास इतना सब करने के बाद भी उससे हर बात में लड़ झगड़ी रहती थी और उसके पति के भेजे गए सारे पैसे अपने हाथ में रख लेती थी, जबकि पहले महीने पति ने उसके लिए अलग से पैसे भिजवाए थे। उसकी सास का कहना था, जब खाना पीना घर से हो रहा है तो उसको अलग से पैसों की क्या जरूरत है। ध्रुवी को वैसे भी पैसों की कोई गर्ज ना थी, उसे तो उसकी सास के जुल्मों सितम ने तकलीफ दे रखा था। ससुराल में कोई भी उसके तरफ से ना बोलता था, बल्कि उसका ससुर उसकी सास का कहना मानने के लिए ध्रुवी को कहता था। पर ध्रुवी सोचती रह जाती, मैं तो कभी सास के कहे बिना कुछ भी नहीं करती, और हैरान होती ऐसी कौन सी बात थी जो अपनी सास की मैंने नहीं मानी थी। वह अपनी तो सांस भी अपनी सांस की मर्जी से लिया करती थी, फिर भी उसकी सांस उससे खुश नहीं हो रही थी। वह रसोई में कामों में बिजी रहती। आज उसकी सास ने ना जाने किसकी दावत रखी हुई थी। शाम के खाने पर उसे सब मेहमानों का खाना अकेले पकाना था। वह दिन से ही अपने सास के बताए हुए कामों और खाने की तैयारी कर रही थी। उसकी सास ने उसे कई तरह के खाने तैयार करने का आदेश दिया था। उसकी तबीयत कल से ही खराब थी, मगर वह अपनी परवाह ना करते हुए कामों में लगी रहती। वह नहीं चाहती थी कि उसकी सास यह कहे कि वह कामों की वजह से बीमारी का ड्रामा कर रही है। उसने सारा इंतजाम अच्छे से संभाला था। मेहमान खुश होकर गए, मगर उसकी सास ना खुश हो सकी। मेहमानों के जाते ही वह ध्रुवी के शक्ल सूरत पर ताने कसने लगी। उसका कहना था, ध्रुवी ने जानबूझ बीमारी जैसा शक्ल बना रखा था ताकि मेहमान समझ जाए ध्रुवी खुश नहीं है और उसकी सास उस पर जुल्म और सितम करती है। ध्रुवी अपने कानों को लपेटकर कामों में लगी रही। वह जानती थी वह कोई ड्रामा नहीं कर रही है। उसकी तबीयत सच में खराब थी। उसने सारे काम किस तरह निपटाया वही जानती थी। वह जल्दी जल्दी रसोई को समेटने में लगी हुई थी ताकि जल्दी से अपने कमरे में जाकर आराम कर सके। जो ही वह बर्तन धोकर पलटी, उसे जोर का चक्कर आया। वह अपने आप को संभाल ना सकी और कुर्सी को पकड़ते हुए नीचे जमीन पर जाकर पड़ी। कुर्सी के गिरने की आवाज से उसका जेठ दौड़ा आया था। उसे जल्दी से अपनी माँ को आवाज दी तो सास ने आकर ध्रुवी को उठाया। ध्रुवी को ख्याल आया कि उसने सुबह से कुछ ना खाया था और कामों में लगी रही, तभी उसको इतनी कमजोरी हो गई थी। उसकी सास ध्रुवी को डॉक्टर के पास ले जाना नहीं चाहती थी और वह कह रही थी, यह सब ध्रुवी का ड्रामा है। अरे हमने तो अपने बच्चे को भी पाले हैं और सारे घर के काम भी खुद किए हैं, मगर हम तो कभी बेहोश ना हुए थे। तुम्हें तो घर के कामों से हमेशा छुटकारा चाहिए। यह चक्कर का बहाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़ी चिड़ी हुई बोली थी। ध्रुवी अपनी सास का चेहरा देखती रह गई थी। वह बड़ी मुश्किल से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी, मगर जेठ ने सास से कहा, उसको डॉक्टर को दिखा दो, उसकी तबीयत सच में खराब है। ध्रुवी की सास ने चौंक कर अपने बेटे की तरफ देखा था, जो अपने छोटे भाई की पत्नी की तरफदार कर बैठा था। वह अपनी पत्नी की भी ऐसे ही साइड लेता था। तभी तो उसने अपनी बड़ी बहू का नामो निशान ही इस घर से मिटाया था। वह ना चाहकर ध्रुवी को लेकर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जो खबर ध्रुवी को सुनाई थी, उसे सुनकर तो सास की रातों को नींद ही उड़ गई थी। ध्रुवी तो खुशी के माहौल में गुम हो गई थी। यह खबर उसके लिए ताजा हवा का झोंका साबित हुआ था। वह जो हर वक्त अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर दिल दुखाया करती थी, अब वह अपनी सास की बातों के बारे में नहीं सोच रही थी। उसे पूरा पूरा यकीन था यह खबर सुनकर उसका पति भी जरूर वापस आएगा। उसके पति को गए
5 महीने हो गए थे जबकि उसका 5वां महीना था। उसे मालूम ही ना हुआ वह पिछले 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। घर के कामों में बिजी होकर उसने अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखा था। डॉक्टर ने उसे दवाइयों के साथ ढेर सारे परहेज लिख कर दिए थे। उसे अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। वह रसोई के मामूली कामों में बिजी थी तभी दरवाजे पर आहट महसूस हुई तो उसने पलट कर देखा और दरवाजे पर खड़े अपने जेठ को देखकर चौंक गई। जेठ से पूछने लगी, आपको कोई काम था? उसे लगा शायद उसका जेठ रसोई में कोई चीज लेने के लिए आया था। ध्रुवी, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? अब ठीक हो ना? उसने धीमे शब्दों में जवाब दिया। वह कुर्सी घसीट कर वहीं बैठ गया। मुझे असल में तुमसे जरूरी बात करनी है, वह झिझकते हुए बोला तो ध्रुवी का दिल धड़क उठा। ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर डर जाया करती थी। ना जाने अब क्या बात थी। जी कहिए, उसने अपना काम रोक दिया और जेठ की तरफ ध्यान दी। जेठ ने बोलना शुरू किया, मेरी माँ ने मेरी पत्नी के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। मैंने भी अपनी माँ का ही साथ दिया था क्योंकि मैं नहीं जानता था कि माँ उसके साथ इतना बड़ा जुल्म करती है और मुझसे झूठ बोलती है कि मेरी माँ के साथ उसका गलत व्यवहार था। माँ के कहने पर आकर मैंने उसे घर से निकाल दिया था। वह मेरा बच्चा भी अपने साथ लेकर चली गई थी। मुझे अपना बच्चा बहुत याद आता है। मैं जानता हूँ कि तुम उससे मनाने में मेरी मदद करोगी। मैं 2-3 बार उसके घर मनाने गया था मगर वह मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है और ना ही मेरे साथ आने को तैयार है। अगर मैं तुम्हें उसके घर ले चलूं तो तुम एक बार जाकर उससे बात करो। देखो, मेरी बहन और माँ दोनों ही नहीं चाहती कि मैं उसे दोबारा इस घर में लाऊं, जबकि मैं अपने बच्चे के लिए उसे अपने दिल में फिर से बसाना चाहता हूँ। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। मैं आपका साथ देने की जरूर कोशिश करूंगी। वह जैसे ही बोली उसने सास को दरवाजे पर खड़े पाया। सास उन दोनों को घूर रही थी। ध्रुवी का दिल धड़क गया था। उसके जेठ ने भी उसकी नजरों को भांप लिया था। अपनी माँ को खड़े देखकर उठकर चुपचाप चला गया। सास जल्दी ही अंदर दाखिल हुई। तुम मेरे बेटे से क्या बात कर रही थी? उसने गरजती आवाज में पूछा था। कुछ नहीं, बस वो मेरी तबीयत पूछ रहे थे। उसे याद था जेठ ने अभी माँ को कुछ भी बताने से मना किया था। अच्छा, इतनी देर लगा और कुर्सी पर तुम्हारे पास आराम से बैठकर वह तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। ऐसे भी तुमको कौन सी इतनी भयानक बीमारी हो गई है जो उसका डिटेल बताने बैठी थी। वह सांस का चीखता हुआ शब्द जुबान से अच्छे से समझ गई थी, पर जब उसने कोई गुनाह ही नहीं किया था तो वह क्यों डरती। उसने अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने बाकी काम निपटाने खड़ी हो गई। सास बड़बड़ा रही थी, वह मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करने चली है। उसको तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। ध्रुवी के सास के दिल में तो पहले ही उसके खिलाफ बहुत सारे कड़वी बातें भरा हुआ था, अब तो उसको और भी मौका मिल गया था। उसने अपने बड़े बेटे के साथ बातें करते देखा था तो उसका पारा हाई हो गया था। वह जल भुनकर राख हो गई थी। उसे इस बात का डर था कहीं बेटों को उसके गलत व्यवहार के बारे में मालूम ना हो जाए जो वो बहुओं के साथ करती थी। अपने बेटे की पत्नी को गलत इल्जाम लगाकर अपने बेटे के गलत बातें दिमाग में भरकर अपने बड़े बेटे को उसके पत्नी के खिलाफ भड़काया था और उसने घर से निकलवाया था क्योंकि उसके बेटे का झुकाव अपनी पत्नी के तरफ होता जा रहा था। वह भला अपने बेटे को अपने हाथ से कैसे जाने देती। ध्रुवी के पति का फोन आया तो वह भी जल्दी जाकर सास के पास बैठ गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। वह नहीं जानती थी अपने पति को यह खबर कैसे सुनाएगी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। बात भी सास के सामने ही करनी पड़ेगी। उसका शर्म से चेहरा सुर्ख लाल हो रहा था। माँ जी, मेरी भी बात करवा दीजिए ना। उसने अब की बार उसने तीसरी बार यह बात कहा था।
सास ने उसे घूर कर देखा और वह तो ना जाने घर की सारी समस्याएं अपने बेटे से बताने लगी थी। उसने एक बार भी ध्रुवी का नाम नहीं लिया था, जबकि ध्रुवी की सास घर में भैंस तक के बारे में बात कर चुकी थी, मगर उसकी पत्नी के होने वाले बच्चे के बारे में उसने अभी तक कोई बात नहीं की थी। जब ध्रुवी को टस से मस होते नहीं देखा तो वह हार कर ऐसे शब्द निकाले, हाँ भाई, तुम्हारी पत्नी ने भी गुल खिला दिया है। जब सास ने देखा ये किसी भी तरह से यहाँ से हिलने वाली नहीं है, तब उसने मजबूरी में आकर यह बात कही थी, वरना फिलहाल वह अपने बेटे को आने वाले बच्चे के बारे में बताने का उसका कोई इरादा नहीं था। तुम्हें गए तो 6-7 महीने हो गए, ना जाने किसका बच्चा कोख में उठाए फिर रही है। जरूर उसने यहाँ कहीं चक्कर चला रखा है। और वह तो हैरान परेशान होकर सास की बात सुन रही थी। इतने गंदे इल्जाम पर तड़प गई थी। आप क्या कह रही हैं? क्यों मेरे पति का दिल मेरी तरफ से बुरा कर रही हैं? उसने सास को रोकने की कोशिश की, मगर वह कहाँ रुकने वाली थी। देखो बेटा, ऐसी पत्नियों को तो चोटी पकड़कर घर से बाहर निकाल देनी चाहिए, जो पति के गैर मौजूदगी में खुद पर काबू ना रख पाती हैं। यह अपने किसी आशिक के साथ उसने अपना मुंह काला किया होगा। तू परदेश में है और यह प्रेग्नेंट हो गई है। माँ जी, आप ऐसा ना कहिए। क्यों आप मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रही हैं? अब की उसने रोते हुए आगे बढ़कर अपनी सास के हाथ से फोन लिया और जल्दी कान से लगा के बोली, मेरी बात सुनिए। उसने अपने पति को पुकारा, मगर दूसरी तरफ से फोन कट हो चुका था। वह बेहद परेशान थी। सास ने उस पर जो इल्जाम लगाया था, वह भी उसके पति के सामने यह बात उसे किसी तरह हजम नहीं हो रही थी। वह क्या करती, पति को कैसे अपनी सफाई देती? अब उसको तो इतनी बेचैनी ने घेर लिया था। उसका दिल चाहता था कि उड़कर अपने पति के पास जाए और उसे साफ साफ बताए कि उसकी कोख में पलने वाला बच्चा किसी और का नहीं, बल्कि उसके अपने ही पति का था। उसने पति के साथ कोई भी बेवफाई नहीं की थी। वह काम करते हुए सर पकड़कर रसोई में बैठ गई थी। तभी उसका जेठ उसके पास चला आया। सुनो, तुम मेरे साथ चलो। मैं आज अपनी पत्नी आकांक्षा से बात करना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चे की याद में तड़प रहा हूँ। उसने सर उठाकर जेठ का चेहरा देखा। उसकी परेशानी भरा चेहरा देखकर वह रह ना सकी और उसकी मदद करने को जल्दी तैयार हो गई। वह तो खुद परेशानी में थी। वह जानती थी कुछ साल में उसके साथ भी यही सब होने वाला था, लेकिन वह अपने बारे में कुछ ज्यादा ही चिंतित थी, क्योंकि उसे पता था जेठानी का तो अपना मायका था, तो वह जाकर वहां पर रह रही है। पर उसको तो अपने मायके का भी आसरा नहीं था। उसके भाई भौजाई ने कभी पलटकर उसका हालचाल भी ना लिया था, जो उसकी जेठानी के साथ हुआ था। अगर वह अपने जेठ की मदद ना करेगी तो उसकी सास उसे आड़े हाथों ले लेगी। जरूर वह अपनी पहली बहू को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर फिर भी वह मदद करने को तैयार थी। उसके पास कोई मदद के लिए आया और वह भी उसके पति का सगा भाई, तो उसकी मदद क्यों ना करती। उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा लिया और एक अच्छी सी साड़ी पहनकर जेठ के साथ चलने को तैयार हो गई थी। तुम माँ को बिल्कुल मत बताना, पहले बात करके देखते हैं, जो भी होगा वह देखा जाएगा। बाद में माँ को सारी बातें बता देंगे। उसके जेठ ने उसे शक्ति से मना किया तो उसने हाँ में सर हिला दिया। यह बात पहले ही जानती थी। अभी माँ को वह कानों कान खबर नहीं होने देगी, इसलिए वह सास को बताए बिना अपने जेठ के साथ घर से निकल गई। उसे जाने आने में बड़ी मुश्किल आधा घंटा लगा होगा। वह बड़ी जल्दीबाजी में गई थी और जल्दीबाजी में ही वापस लौटी थी। वह अपनी जेठानी के पास भी जरा देर नहीं बैठी थी। यह देखकर हैरान थी, उसकी सगी जेठानी भी उसके तरह कम उम्र की थी। ध्रुवी से वह कुछ साल ही बड़ी होगी, जो अपने मायके में रहने पर मजबूर थी और परेशान थी, क्योंकि उसका घर उजड़ने के बिल्कुल कतार पर था। वह दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसकी सास उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए थे वह उसे किसी तरह बर्दाश्त ना थी।
ध्रुवी ने अपनी कहानी सुनाकर अपनी जेठानी को मनाने की कोशिश की थी। वह मानती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि जेठ भी अपने किए पर शर्मिंदा था। उसने भी अपनी पत्नी से माफी मांगी। ध्रुवी की वजह से ही उन लोगों ने ध्रुवी के जेठ को अंदर दाखिल होने दिया था, वरना वह तो उसे दरवाजे से ही चलता कर देती। जेठ अपने बच्चे से लिपट कर रो दिया था। जेठ की पत्नी आकांक्षा ने अपने पति को रोते देखा, उसका दिल पिघल गया था। पति का इतना कसूर ना था जितना कसूर तो उसकी सास का था। उसने ही उसके पति को उसके खिलाफ भड़काया था, मगर उसके पति को उसका साथ देना चाहिए था। अब मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा था। वह उठकर खड़ी हुई और जल्दी वहां से वापस आई। उसको मालूम था घर में उसकी सास उसका रास्ता देख रही होगी और अब वह ना जाने उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाएगी। जो ही घर में दाखिल हुई, उसे अपने पति का यात्रा वाली बैग दिखाई दी। वह हैरान होते हुए आगे बढ़ी। सामने ही आंगन में अपने अपने पति को देखकर उसे बहुत खुशी हुई और हैरानी भी हुई। मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी, मगर उसने उसे हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया। उसका जेठ अपने बीवी बच्चों के साथ अंदर दाखिल हुआ। ध्रुवी का पति अपनी पत्नी को अपने भाई के साथ बाहर से आता देखकर गुस्से में आ गया था। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे सगे भाई के साथ रंगरलियां मनाते हुए? वह गुस्से में दहाड़ा तो अपनी जगह बिल्कुल सुन रह गई। यह आप क्या कह रहे हैं? वह अपने पति के पीछे हाथ बांधे अपनी सास को खड़े देखकर समझ गई थी। जरूर उसकी सास ने कोई ना कोई नई खिचड़ी पकाई होगी, उसके कान में डाला होगा। उस पर उसके पति के सगे भाई के साथ इल्जाम रख दिया होगा। उसकी सास तो वैसे ही मौका चाहती थी उसे उसके पति के नजरों में गिराने का। मुझे नहीं मालूम था तुम अपने किसी आशिक के बजाय मेरे ही सगे भाई का बच्चा अपनी कोख में लेकर फिर रही हो। बेशर्म बहया, तुझे शर्म नहीं आई? उसका पति उसकी तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर एक खींचकर थप्पड़ दे मारा, जबकि वह इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थी। फिलहाल जमीन पर जा गिरी थी। जेठ ने आगे बढ़कर अपने भाई को पकड़ा और उसे बहुत बातें सुनाई और उसे रोकना चाहा। वह शायद उसको और ज्यादा मारता। यह क्या कर रहा है? तुझे कुछ एहसास भी है? तू क्या कह रहा है? तू अभी के अभी बहू से पीछे हट जा। तुझे शर्म नहीं आई अपने ही भाई पर इल्जाम लगाते हुए? उसको मैंने ही कहा था तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे अपनी बीवी को मनाना था और घर पर लाना था। लेकिन ध्रुवी के पति को तो आंखों पर माँ के प्यार का भूत सवार था। अपने भाई के किसी बात का विश्वास नहीं हुआ। ध्रुवी के जेठ ने ध्रुवी के पति को थप्पड़ दे मारा। मुंह पर हाथ रखकर हैरान नजरों से भाई को तकने लगा। देखना, मैं ना कहती थी यह लड़की हमारे घर में आग लगाएगी। उसने दो भाइयों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है और आपस में लड़ा दिया। अरे मैं तो कहती हूँ पति के विदेश जाने के बाद क्या अपने जवानी पर काबू ना रख पाई? उसने अपने ही जेठ के साथ मुंह काला किया। सास क्यों पीछे रहती? उसने और ज्यादा आग लगाने वाला काम किया। ध्रुवी हैरानी से अपनी सास और अपने पति के चेहरे को तक रही थी। यह लोग किस तरह के घटिया इंसान थे वह सोच भी नहीं सकती थी। वह अपनी सफाई में कहती भी तो क्या कहती? उन मुर्दा दिलों के सामने सफाई देना बेकार था। उसकी जेठानी ने सही किया था जो चुप्पी के साथ अपने मायके जाकर बैठ गई थी। उन लोगों के सामने बोलने का कोई फायदा नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है, यह इल्जाम लगा रही है मुझ पर। वह हलक के बल चीखती बोली थी। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बच्चा किसी और का नहीं बल्कि आपका ही है। उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की मगर बेकार रहा। उसके पति ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुआ ले गया और घर से बाहर ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वह जाती तो कहाँ जाती? उसके भाई तो वैसे ही अलग अलग हो गए थे। उन्होंने पापा का घर बेचकर ना जाने कहाँ घर खरीदा था, उसे तो पता भी नहीं था। उसके भाइयों ने उसे शादी के बाद कभी पूछा ही नहीं था। नए घर में भी एक बार भी नहीं बुलाया था। ऐसे में वह किधर जाती?
वह गली में खड़ी आंसू बहा रही थी। उसके पाँव में चप्पल भी ना थी। घर से निकलते हुए चप्पल आंगन में ही गिर गई थी। तभी दरवाजा खुला तो उसे उम्मीद हुई कि शायद उसके पति को एहसास हो गया, वह उसे वापस लेने आया था। मगर उसका जेठ दरवाजे पर मौजूद था। अब वह कहाँ जाएगी, उसने नजर चुराते हुए पूछा तो ध्रुवी के आंखों से और ज्यादा आंसू निकलने लगा। मेरे भाई के घर का पता मालूम नहीं है, आप मुझे किसी तरह वहां तक पहुंचा दे, उसने कांपती हुई आवाज में कहा तो उसका जेठ उसे लिए अपनी पत्नी के मायके चलाया। अब कुछ साल यहाँ रहो, मैं अलग घर का इंतजाम करता हूँ। मैं आकांक्षा को भी अलग घर में लेकर जाऊंगा और आप भी हमारे साथ ही चलना। ध्रुवी अपने जेठ का धन्यवाद करते नहीं थक रही थी, मगर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। भला अपनी जेठानी के मायके वह कैसे रह पाती। ध्रुवी ने एक खूबसूरत सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया था। शादी के बाद यह पहली खुशी थी जो उसे मिलनी थी। अब अपने बेटे को देखकर वह मुस्कुराई थी, मगर उसे अपनी सास के जुल्म याद आता तो उसकी मुस्कुराहट सिमट जाती। उसका बच्चा बिन बाप के पलेगा, यह सोचकर उसका दिल कटकर रह जाता। वह अपने जेठ और जेठानी के साथ रह रही थी। जेठानी उसको बहुत चाहती थी। ध्रुवी की वजह से उसका उजड़ा हुआ घर आबाद हुआ था और वे दोनों पति पत्नी एक हो गए थे। जेठ ने नया घर लेने के पहले ही दिन से ध्रुवी के सर पर हाथ रखा था। आज से तुम मेरे भाई की पत्नी नहीं, बल्कि मेरी बहन के हैसियत से मेरे घर में रहोगी। मेरी सगी बहन ने मेरा घर बसाने में इतना साथ ना दिया जितना तुमने दिया। जेठ जेठानी ने ध्रुवी का बहुत ख्याल रखा, मगर अपने पति के जुल्म और बेरहमी याद करके तड़प जाती थी। उसने कितना बड़ा इल्जाम लगाकर उसको घर से निकाला था। अब जबकि वह अभी भी अपने जेठ के घर में रह रही थी, ऐसे में उसका शक यकीन में बदल गया था। वह चाहती थी उसका बच्चा बिन बाप के ना पले, क्योंकि बाप के मरने के बाद उसने खुद बहुत सी तकलीफें उठाई थी। अगर ध्रुवी के माँ बाप जिंदा होते तो ध्रुवी के साथ ऐसा व्यवहार करने की किसी की हिम्मत ना होती। उसने अपने भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएं कर डाली थी कि रात दिन पूजा करने में बिजी रहती। अब उसका बच्चा 5 महीने का हो चुका था, वही उसके जीने का सहारा था। वह सोचती कि बच्चा तो थोड़ा और बड़ा हो जाए तो कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लेगी। वह कब तक जेठ के ऊपर बोझ बनकर बैठी रहेगी। उनकी अपनी औलाद थी, ऐसे में खर्च उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन वह सुबह सुबह पूजा कर रही थी, जैसे ही फ्री हुई दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। उसकी जेठानी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला, उसे आवाज देने लगी। ना जाने इस टाइम कौन मिलने चला आया। वह हैरान होती हुई कमरे से बाहर निकली तो सामने खड़े अपने पति को देखकर हैरान रह गई। वह जल्दी उसके पास आया, उससे माफी मांगने लगा तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे माफ कर दो, माँ ने मुझे सब सच बता दिया है। उन्होंने तुम पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया। मेरी आंखों में तो माँ की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। मुझे नहीं मालूम था माँ इतना बड़ा झूठ बोलेगी और जानबूझकर मेरा बसा बसाया घर उजाड़ देगी। उसने भाभी के साथ भी यही सब किया था, मगर मैं हमेशा भाई और भाभी को ही गलत ठहराता था और कभी भी अपनी माँ के बारे में गलत ना सोचा। अब उनको पैरालाइज अटैक पड़ गया है। अब उनकी सेवा करने के लिए कोई मौजूद नहीं। ऐसे में उन्हें याद आया ध्रुवी उनकी किस तरह सेवा करती थी। मैंने तुम पर बहुत घटिया इल्जाम लगाए, माफी के काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे पैरों को पकड़कर माफी मांगूंगा। अपने भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। ध्रुवी के आंखों में आंसू भर गए। बेयकीनी से अपने पति को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था यह सच बात थी और उसके सास ने खुद ही अपने जुर्म को कबूल कर लिया था। ध्रुवी रोज अपने पति को याद करती रहती थी, तो अब वह खुद चलकर उससे मिलने आया था और उससे माफी भी मांग रहा था, तो वह अपने पति को कैसे ना माफ करती। उसने जल्दी ही माफ कर दिया। ध्रुवी अपने बेटे को उठाकर लाई तो बाप ने बेटे के सर पर हाथ रखा।
ध्रुवी का अब सारा गुस्सा 2 मिनट में उड़नछू हो गया था, एक पल में ही दूर हो गया था। वह अपने पति के साथ घर चली आई थी। सास की सेवा तो पहले ही करती थी, वह उसकी सेवा से क्यों इनकार करती। आखिर भगवान ने उसके लिए इतनी आसान राह पैदा कर दी थी तो उसे भी भगवान के आशीर्वाद का ख्याल रखना चाहिए था और अपनी सास का भी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।